गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की हम बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हम बाल अधिकारों के विषय में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के विषय में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके तहत आप देख सकते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है। इसमें जैसे आर्टिकल 45 में के तहत जिसमें कहा गया था कि हम संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही भारत में संपूर्ण साक्षरता को लाया जाएगा या सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत इस संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसमें अनुच्छेद 29 के तहत इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षा में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर किसी भी तरीके की पार्शलिटी नहीं की जाएगी। और इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड है। 7 अध्याय और 38 खंड है। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि खंड 2 के तहत इसकी प्रस्तावना आती है। और प्रस्तावना में बताया गया है कि सरकार द्वारा स्थापित और नियमित विद्यालय, इनमें किनको शामिल किया जाएगा कि जिसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि सरकार द्वारा स्थापित नियमित विद्यालय, जिस विद्यालय की स्थापना गवर्नमेंट ने की है, निजी विद्यालय जो सरकार के द्वारा अनुमोदित है, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, और उसके बाद अनुदान नवोदय विद्यालय, और फिर अनुदान ना पाने वाले निजी विद्यालय। इतने विद्यालय आएंगे इसमें। उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें खंड 1 इसकी प्रस्तावना है। अध्याय 1 प्रस्तावना है। अध्याय 2 इसका है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो जो अध्याय 1 है प्रस्तावना, इसमें 4 प्रकार के विद्यालयों के बारे में बताया गया है। वो 4 प्रकार के विद्यालय कौन है? पहला है सरकार द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा स्थापित नियमित विद्यालय, जिस विद्यालय की स्थापना सरकार ने की है। दूसरा है निजी विद्यालय जो सरकार के द्वारा अनुमोदित है। तीसरा है केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, और चौथा है अनुदान ना पाने वाले निजी विद्यालय। अगला है अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पूरा शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने की बात की गई है। बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने तक विद्यालय में बने रहने का अधिकार है और उनसे किसी भी तरीके की शुल्क ना लिया जाए। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा 6 साल की उम्र में विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया है, तो वो जिस टाइम से भी विद्यालय में प्रवेश लेता है तब से उसकी शिक्षा प्राप्त करने तक प्रारंभिक शिक्षा उसकी निःशुल्क रहेगी। अगला है बच्चों में
बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। तो इसमें भी 4 बातें कही गई हैं। एक तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और अगली बात कही गई है उनको विद्यालय में बने रहने का अधिकार, जिसको आप अव्यय और अवरोधन बोलते हो। और उसके बाद है यदि किसी कारणवश कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाया है तो उसके आगे जब वो एडमिशन लेता है तब भी उसकी शिक्षा निःशुल्क ही रहेगी। और अगली बात, जैसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के समय किसी भी तरीके की समस्या से उसको समस्या का सामना ना करना पड़े, स्थानांतरण उसका आसानी से किया जाए। अगला है अध्याय 3। अध्याय 3 में है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों का दायित्व। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावक का दायित्व। तो इस अधिनियम को लागू करने के 3 वर्ष के अंदर सरकार को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना पड़ेगा। जैसे जब वो डिस्पैच आया था या एडम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि हर 2 किलोमीटर के रेंज में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के 30 वर्ष के अंदर ही सरकार को पड़ोस में विद्यालय स्थापित करना होगा। अगला, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही धन को देगी। इसीलिए देखिए शिक्षा को समृद्धि सूची में रखा भी गया है। अगला है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जो व्यय का साधन है उसको निश्चित करेगी। और अगली बात, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप तैयार करेगी। इसके तहत देखिए नेशनल करिकुलम 2005 के तहत जितने भी पाठ्यक्रम बने हुए हैं उसको लागू किया गया है। उसके बाद राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की उपस्थिति और उनके प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उठाएगी। और उसके बाद सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री, इन सभी चीजों की व्यवस्था करेगी। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करना और प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा। प्रत्येक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। और 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने की भी व्यवस्था करें। उसके बाद अगला है विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व। अध्याय 4। अध्याय 4 में है विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व। इसमें विद्यालय और शिक्षक का क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकारी विद्यालय निःशुल्क और शिक्षा प्रदान करेंगे। निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को आर्थिक एवं निर्बल समुदाय के बच्चों को भी 25% का आरक्षण देना होगा। और उस जैसे कि सरकारी विद्यालय में तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान ही की जाएगी, लेकिन जो निजी विद्यालय है उसमें भी सभी बच्चों को 25% का, जो निर्बल बच्चे हैं उनको 25% का आरक्षण देना होगा। अगला है कोई भी विद्यालय बालक के प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से अनुदान नहीं लेगा, यानी कि एडमिशन के समय किसी भी प्रकार के डोनेशन लेने की प्रावधान नहीं है। बच्चों के उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र से होगा। और बच्चे की शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चों को कक्षा में रोका नहीं जा सकता और ना ही उसे कक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। इसको अगर जो हम अव्यय अवरोधन कह सकते हैं इसको, जिसमें एक ही क्लास में अधिक समय तक बने रहना और बीच में शिक्षा छोड़ देना। और अगली बात है अनुदान ना पाने वाले निजी विद्यालय भी एक समिति का गठन करेगी और जिसके तहत इस कार्य में सहयोग करेगी। उसके बाद है आपका अगला है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। अध्याय 5। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम।
और उसका पूरक। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयोग सरकार के द्वारा नियुक्त शैक्षिक पदाधिकारी करेंगे। और इसमें जैसे बहुत सारी और अदर प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें पढ़ाई के लिए मातृभाषा को वरीयता देना और बच्चों के ज्ञान के समझ के आधार पर उनका मूल्यांकन करना, बच्चों की समग्रता का विकास करना, उनके अंदर जैसे भय और डर को खत्म करना। इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे बाल अधिकारों का संरक्षण है, और इसमें जैसे प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसकी बात हम आगे की वीडियो में करते हैं। थैंक्स। संतोष सर, बंद करने पर ठीक हो रहा है।